आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हमने को करना है। संविधान में आपात उपबंध का जिक्र किया गया है संविधान के भाग 18 में। सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि आपात उपबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान में, और ऐसे उपबंध का प्रभाव क्या होता है जब ऐसे कोई आपात स्थिति आती है। तो देखिए, संविधान निर्माताओं के मन में एक शंका थी उस समय कि भारत को एक संघात्मक शासन व्यवस्था में उन्होंने कन्वर्ट किया, बनाया। और संघात्मक शासन व्यवस्था की एक खास विशेषता है कि केंद्र में और राज्य में दोनों स्तर पर सरकारें होंगी। दोनों स्तर पर जब सरकारें होंगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें दलीय विभिन्नता भी हो सकती है कि केंद्र में कोई दूसरे दल की सरकार हो और राज्य में कोई दूसरे दल की सरकार हो। और इतनी आदर्शवादिता की भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती थी कि सारे दल जो है संकट के समय एक साथ खड़े हो जाएं, और कुछ ना कुछ उसमें ऐसी दिक्कतें आ ही सकती थी। तो संविधान निर्माता जो थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी थे। उन्होंने सोचा कि कभी अगर भारत के ऊपर ऐसी कोई संकट की परिस्थिति आ जाती है जिसमें पूरे भारत को एक यूनिट के रूप में कार्य करना पड़े, तो कहीं ऐसा ना हो कि संघ और राज्य के मध्य जो टकराहट है वो भारत के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दे। इस तरह से या संविधान की सर्वोच्चता पर कोई जो है चोट पहुंच जाए। तो इस तरह से वहां पर 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए संविधान के भाग 18 में। एक 352, अगर आप लोग पढ़ें तो इतना तो जरूर जानने जो है, सामान्यतः लोग यही जानते हैं कि 3 प्रकार का आपातकाल है, अनुच्छेद 352, 356, 360। लेकिन इस आपातकाल में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे कि आपातकाल का क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन लागू करता है, कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है, संसद द्वारा इसका अनुमोदन कैसे होगा। इन सभी बिंदुओं पर बृहद चर्चा हम करेंगे। तो संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था है, आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपात की स्थिति आती है तो कुल मिलाकर के ये संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचा में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी राष्ट्रीय आपात की स्थिति आती है तो पूरे देश का या जहां जहां राष्ट्रीय आपात जिस क्षेत्र में लगा है वहां पूरा यूनिट के रूप में भारत कार्य करने लगता है। और दूसरा, राज्य में जो संवैधानिक विफलता है और वित्तीय आपात है, तो वित्तीय आपात में वित्तीय मैटर में एक रूपता आ जाती है। लेकिन जो आपात की बात कही जाती है वो आपात जनरली जो है राष्ट्रीय आपात की ही बात हम करते हैं। लेकिन हम यहाँ तीनों प्रकार के आपात की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी हम पहला जो आपात की बात करेंगे वो आपात की बात हम करेंगे राष्ट्रीय आपात। नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात, ये जो है आप पहले समझिए। इसका जो उल्लेख है ये है अनुच्छेद 352 में। पहली चीज तो ये जानेंगे कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अब इस आपात में कौन इस आपात को लागू कर सकता है, तो इस आपात को जो लागू करने की पावर है वो पावर दी गई है राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की पावर दी गई है। आपातकाल इंदिरा गांधी जी के कहने पर आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, तो उस समय इंदिरा गांधी की कैबिनेट को भी नहीं पता था कि आपातकाल लागू किया जा चुका है। इंदिरा गांधी ने सीधे राष्ट्रपति से मिल करके और ऐसी उनको रिक्वेस्ट किया या उनको आदेश दिया कि आप आपातकाल की उद्घोषणा करें। तो राष्ट्रपति, पहले ये था कि प्रधानमंत्री भी अगर कह दे तो आपातकाल की घोषणा हो जाती थी, लेकिन बाद में ऐसी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल की राष्ट्रपति को घोषणा करनी है तो उसमें एक चीज अनिवार्य है, क्या कैबिनेट जो प्रधानमंत्री हैं और जो उनके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री हैं उनकी लिखित सिफारिश होनी चाहिए। यानी आप ओरल भी नहीं हो सकता है, लिखित सिफारिश के आधार पर ही केवल आपात स्थिति लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात लागू होगा वो राष्ट्रपति द्वारा ही लागू होगा, लेकिन कैबिनेट और प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर ही लागू होगा। तो एक बात यहाँ, इतनी बात ये समझ। अब देखते हैं हम कि जब ये राष्ट्रपति आपात लागू कर सकते हैं तो आपात लागू करने के कौन से आधार होंगे या आपात किन किन आधारों पे लागू किया जा सकता है। क्या ऐसे ही आपातकाल लागू हो सकता है? नहीं।
आपातकाल लागू करने के लिए 3 आधार वर्तमान में हैं, उन 3 आधारों को आप जानिए। एक, मान लीजिए किसी देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, या किसी दूसरे देश ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, जिसको हम कहते हैं बाह्य आक्रमण, या तीसरा जो शब्द इसमें है वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। यहां पर जरा देखिए, इसको मैं घेर रहा हूं क्योंकि ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये सशस्त्र विद्रोह पहले था नहीं। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले था आंतरिक अशांति। पहले था आंतरिक अशांति। तो जब आंतरिक अशांति, इसी के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने 1976 में आपातकाल लगाया था। बाद में एक संशोधन हुआ संविधान का, वो संशोधन था 44वां संशोधन। 44वां संशोधन हुआ और इसी संशोधन के द्वारा ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको प्रतिस्थापित किया गया सशस्त्र विद्रोह से। यानी आंतरिक अशांति शब्द को डिलीट किया गया और उसके जगह पर लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान की परिस्थिति यह है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की दशा में अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है, देखिए कोई जरूरी नहीं कि युद्ध हो ही रहा हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो या सशस्त्र विद्रोह, अगर ऐसा आभास भी होता है राष्ट्रपति को कि ऐसा कुछ होने वाला है और प्रधानमंत्री और कैबिनेट की लिखित सिफारिश है, तो देश में आपात लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति ने आपात की उद्घोषणा कर दी तो राष्ट्रपति की आपात की उद्घोषणा करने के बाद क्या प्रोसेस होगी? इसे संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो संसद द्वारा अनुमोदन होगा इसका। अब ये जरा समझिए कि संसद द्वारा अनुमोदन कब हो जाना चाहिए, और अनुमोदन एक बार हो जाए तो ये कब तक परिवर्तन में रहेगी। संसद द्वारा जो अनुमोदन होना चाहिए वो विदिन 1 मंथ होना चाहिए, 30 दिनों के भीतर। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति ने ऐसी कोई उद्घोषणा की है और 30 दिन के भीतर अगर ये संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा की गई ये उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि 30 दिन के भीतर जो है ऐसा लोकसभा का विघटन हो जाए या लोकसभा विघटित हो, या ऐसे समय में 30 दिन के भीतर लोकसभा पारित ना करे और विघटित हो जाए, तो लोकसभा के विघटन की स्थिति में क्या होगा? अगर लोकसभा का विघटन हो गया है और, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिए, लोकसभा का विघटन हो गया है और राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, राज्यसभा ने इसे ओके कर दिया है, अनुमोदित कर दिया है, और लोकसभा विघटित है या 30 दिन के भीतर उसका विघटन हो गया है, पारित नहीं कर पाई है, तो फिर इसका नियम क्या है कि जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा का गठन होगा, तो नई लोकसभा का जो पहला सेशन होगा, पहला जो अधिवेशन होगा, उसके 30 दिन के भीतर ये संकल्प जो है लोकसभा द्वारा पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो ये उद्घोषणा आपात की परिवर्तन में नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से 30 दिन का समय है, 30 दिन में दोनों सदन पारित कर दें। अगर कभी लोकसभा का विघटन हो चुका है तो नई लोकसभा जब बने, इसके पहले सत्र से, पहले दिन के अधिवेशन जिस दिन ये पहला बैठता उस दिन से 30 दिन के भीतर इसे पारित कर देना चाहिए लोकसभा को, नहीं तो ये इमरजेंसी जो है ये समाप्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि लोकसभा में अब अगर एक बार संसद के दोनों सदनों ने इस अनुमोदन को पारित कर दिया तो ये जो इमरजेंसी है ये असीमित समय के लिए नहीं होगी। यानी एक बार लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात केवल 6 माह तक आपातकाल की स्थिति लागू रह सकती है। हाँ, यहाँ एक बात नोट रहे कि राष्ट्रपति जब चाहे इस आपात स्थिति को पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा वापस ले सकता है। उसके लिए सदन की सहमति की आवश्यकता नहीं है, यानी वापस लेने के लिए सदन की सहमति नहीं चाहिए। लेकिन एक बार संसद जब अनुमोदित कर देगी तो ये 6 माह तक चलेगा।
अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो यही प्रक्रिया फिर रिपीट करना पड़ेगा, यानी पुनः संसद द्वारा अनुमोदन होगा, पुनः 6 माह बढ़ जाएगा, पुनः संसद द्वारा अनुमोदन होगा, पुनः 6 माह बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि राष्ट्रपति जब चाहेगा इस घोषणा को वापस ले सकता है, उसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि अगर ये उद्घोषणा है तो इसका प्रभाव क्या आता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इस उद्घोषणा का जो प्रभाव है वो क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा। अनुच्छेद 353 जो है यही बताता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो वो आप वैसे ही समझ लीजिए जनरली कि अगर ये उद्घोषणा परिवर्तन में है तो जितनी भी राज्य हैं उनकी विधानसभाएं जो है, उनकी जो कार्यपालकीय शक्तियां हैं और जो विधायी शक्तियां हैं, समस्त शक्तियां जो हैं केंद्र में जाके समाहित हो जाती हैं, यानी राज्य पूरी तरह से निलंबित उनकी शक्तियां हो जाती हैं और पूरी की पूरी शक्तियां जाकर के केंद्र में समाहित हो जाती हैं, या कहीं सरकार जो है अपने यहाँ एकात्मक व्यवस्था का रूप ले लेती है, यानी संघात्मक ढांचा खत्म हो जाता है, एकात्मक व्यवस्था कन्वर्ट हो जाती है, सारी शक्तियां संसद और राष्ट्रपति में जाकर के समाहित हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी ये आपातकाल खत्म होगा तो 6 माह के बाद जो कुछ संसद ने कानून बनाया होगा वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 अनुच्छेद और इसके इफेक्ट इस पर पड़ता है। एक है आपका अनुच्छेद 358 और एक है अनुच्छेद 359। ये आपात स्थिति में मूल अधिकारों पर क्या इफेक्ट डालते हैं इसका इसमें जो है जिक्र किया गया है। जो अनुच्छेद 358 है वो ये कहता है कि अगर आपात स्थिति 2 कारण से लगाई गई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्र में या पूरे देश में आपात स्थिति लागू है तो अनुच्छेद 19 में दी गई जो आर्टिकल 19 है उसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो ऑटो कट हो जाती है, यानी स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी अनुच्छेद 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति है तो। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात लगा है तो अनुच्छेद 19 जो है ये समाप्त नहीं होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 359 जो बताता है, 358 कहता है कि अगर देश में आपात स्थिति लागू है अनुच्छेद 352 के तहत और युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण है तो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो जिसको आपको बताए हैं कि संघ बनाने की है स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, संचरण करने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपकी स्वतः निरस्त हो जाती हैं, निरस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद 359 है इसमें तो पहले जो है सारे मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज किया गया कि 2 अनुच्छेद छोड़ दीजिए, अनुच्छेद 20 और 21, यानी मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 छोड़ दीजिए और अनुच्छेद 21 छोड़ दीजिए। 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो लेकिन ये निलंबित करना पड़ेगा, यहां ध्यान दीजिए, स्वतः समाप्त नहीं होते बल्कि इनको निलंबित करना पड़ता है। बाकी सभी मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति जो है वो निलंबित कर सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है इसको निलंबित कर देगा। तो अनुच्छेद 358 और 359, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर मिल जाएगी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको छोड़ करके बाकी सभी मूल अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं इस आपात स्थिति में। इसके अतिरिक्त जहां जहां मैंने संसद पढ़ाया है वहां मैंने आपको बताया है कि आपात स्थिति में किस तरह से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष, लेकिन आपात स्थिति समाप्त होने के अधिकतम 6 माह तक। प्रकार से ये राष्ट्रीय आपात की बात। अब देखिए दूसरे प्रकार की जो आपात की कल्पना की गई है वो है आपका आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है वो कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। देखिए वहां किसी प्रकार की आपात की बात नहीं की गई है, कहा जाता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यहाँ शब्द जो यूज किया गया है
वो यूज किया गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब इसमें क्या है कि कभी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये जानकारी मिले, सिफारिश हो कि इस राज्य में जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, या राष्ट्रपति को स्वतः आभास हो इस बात का कि फला राज्य में संविधान जो है खतरे में पड़ गया है या संविधान के अकॉर्डिंग इसमें सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति ऐसा निर्णय तभी लेगा जब कैबिनेट की सिफारिश होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। तो राष्ट्रपति कहना इसलिए पड़ेगा क्योंकि करेगा तो राष्ट्रपति ही। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में, ध्यान दीजिएगा, उस पर्टिकुलर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उस सरकार को वो विघटित कर सकता है, या कह लीजिए मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। इसके साथ साथ वो चाहे तो विधानसभा को भी, वहां की विधानसभा को भी वो भंग कर सकता है, या विधानसभा को जीवित भी रख सकता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो इसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन के रूप में भी इसे हम जानते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस राष्ट्रपति शासन के लग जाने के बाद उस राज्य की जो है समस्त पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स दोनों जो है संसद और राष्ट्रपति के अंदर समाहित हो जाती हैं, यानी उस काम उसका राज्य का खत्म हो जाता है तब तक के लिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इस 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा इसका भी अनुमोदन होगा। ये जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कई बार सवाल आता है कि कितने दिनों के भीतर अनुमोदन होना चाहिए और वहाँ कन्फ्यूजन बन जाती है। तो जो राज्य में आपात है वो इतनी जो है भयानक आपात नहीं है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा दिया गया है। तो इसका अनुमोदन जो होना चाहिए संसद के दोनों सदनों द्वारा वो 2 माह के भीतर होना चाहिए। यहाँ ये चीज़ नोट रखिएगा, अभी हम जो राष्ट्रीय आपात जाने हैं उसमें 1 माह के भीतर होना चाहिए, लेकिन इस तरह के आपात में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अब 2 माह के भीतर अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनुमोदित कर देते हैं तो ये राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक बढ़ जाएगा, इसकी वैलिडिटी होती है 6 माह, यानी 6 माह तक उसमें राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। अब यहाँ जरा समझिए वही कि लोकसभा का अगर विघटन हो गया है तो लोकसभा जब पहली बार आएगी तो उसके 1 माह समय मिलेगा, केवल 1 माह के भीतर ही उसे इसको अनुमोदित करना होगा। तो वैसे तो जनरली समय 2 माह है, लेकिन अगर विघटन हो गया है और पुनः जो है लोकसभा जब अधिवेशन में आती है तो उसके 1 माह के भीतर इसको अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। अगर अनुमोदन नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। एक बार करेंगे तो 6 माह हो सकता है। हाँ, एक चीज जानी रहेगी, पश्चातवर्ती उद्घोषणा बाद में करके राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रपति शासन हटा सकता है, उसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अब जरा ये देखिए कि 6 माह करके कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसकी एक लिमिट है। जैसे राष्ट्रीय आपात की कोई लिमिट नहीं है, वो जब तक स्थिति बनी रहेगी तब तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है और वो है अधिकतम 3 वर्ष। अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी एक बात है, 3 वर्ष तो है, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद, अगर 1 वर्ष बीत गया है, 1 वर्ष से ज्यादा आपातकाल अगर आपको बढ़ाना है या कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो उसके कुछ कारण आपको बताने होंगे। कारण उसका 2 ही हो सकता है, या तो उस राज्य के क्षेत्र में यानी पूरे आपात की घोषणा है 352 के तहत, तो आपात की अगर घोषणा है या आपात स्थिति है तो, और दूसरा ये है कि चुनाव आयोग, यानी जिसको जो हम अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो चुनाव आयोग है वो ये लिख करके दे दे कि यहाँ पर इस राज्य में अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो भी 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसके आगे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। तो ये हुई अनुच्छेद 356 की बात। अब देखिए तीसरे प्रकार का जो हमारा आपात है वो हमारा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 के तहत भारत के किसी राज्य क्षेत्र में या पूरे भारतवर्ष में
वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, जिसकी शंका अभी प्रदर्शित की जा रही है कि कोरोना वायरस के चलते ये सरकार स्टेप ले सकती है अगर आने वाले कुछ दिनों में हालात नहीं सुधरे तो वित्तीय आपात की घोषणा, जो कि अभी एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा भारत में नहीं हुई है, की जा सकती है। इसके लिए भी जो संसद का अनुमोदन चाहिए वो 2 माह के भीतर चाहिए, यानी अनुमोदन जो है वो 2 माह के भीतर होता है। 2 माह के भीतर संसद में अनुमोदन होना चाहिए। और यहाँ पर एक दूसरी चीज देख लीजिए कि दोनों जो ऊपर के आपात थे वो 6 माह के लिए बढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर संसद द्वारा अनुमोदन हो जाने के बाद ये अनिश्चित काल के लिए अनुमोदन हो जाता है, यानी कि ये 6 माह और 1 साल नहीं होता है। इसके बाद जब सरकार वापस लेगी तभी ये वित्तीय आपात आपकी समाप्त होगा, नहीं तो वित्तीय आपात समाप्त नहीं होगा। वित्तीय आपात की स्थिति, इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त करते हैं उनके भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, और राज्य को भी गाइडलाइन जारी की जा सकती है कि किस मद पर आप पैसा खर्च करें, किस मद पर आप पैसा ना खर्च करें। और राज्यों को भी ये निर्देश दिया जा सकता है कि आप उनके वेतन भत्तों में कटौती करें। यानी जो वित्तीय मैटर जितने हैं, वित्तीय मामले हैं, उस पर पूरा जो है संसद का नियंत्रण हो जाता है और किसी के भी वेतन भत्तों आदि में कटौती की जा सकती है यदि वित्तीय आपातकाल लागू है तो। एक चीज यहां वही जान लीजिएगा, जैसे कि ऊपर वाला 356 में था कि अगर कहीं लोकसभा का विघटन हो गया है तो जब लोकसभा नए सिरे से बैठेगी तो 1 ही महीने का समय मिलेगा उसको जो है आगे फिर संस्तुति करने के लिए या अनुमोदन करने के लिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोकसभा विघटन की स्थिति में 1 माह के भीतर, जब लोकसभा नए सिरे से नई लोकसभा का चुनाव होगा, निर्वाचन हो जाएगा, पहला अधिवेशन उसका होगा, तो उस दिन से 1 माह के भीतर उसे पारित करना होगा, नहीं तो ये उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई।